बहुत सुंदर बात है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि ये जो सनातन के पैरोकार हैं, हिंदुत्व के कहीं झंडा बरदार हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। रविंद्र सर, ये जो मसला है, देखिए इसमें बहुत कुछ पेचेस हैं। आपने सुना, अरुण सर को सुना, और प्राचा साहब ने बड़ा तफसील से चीजों को कर दिया। लेकिन हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो याद करिए आप वो जगदीप धनखड़ साहब का बयान, आप उनको कैसे लज्जित कर कर बाहर किया गया था उपराष्ट्रपति पद से, और नहीं मुंह खोल पा रहे हैं, वो खामोश चुप्पी साधे हैं। कहा गया था कि नहीं, सबसे बड़ी संसद है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और आप कई बार उसका दुहाई देते हैं कि कितने दिन तक हमारी जो संविधान सभा बैठी थी और कैसे बना था। कैसे देखें, कैसे ले, और ये जो रीओपन करना फाइल को, ये एक अच्छी मुझे लगता है पहल है। और उस पर अब चूंकि खुल गई है फाइल, तो इस पर कुछ एक निर्णायक कुछ होना हो जाए। सरकार करे तो बेहतर, नहीं करे तो कुछ रास्ता होना चाहिए। सब पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत। जी नमस्कार संजीव भाई, सभी दर्शक साथियों को भी और को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। संजीव भाई, हम लोग इस एक वाक्य पर बात कर रहे हैं जो बहुत शर्मिंदा करने वाला है, तो थोड़ी सी शर्म और देखिए, मैं दिखाता हूं। आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर शामिल हुए और उनके साथ शामिल हुए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर बकाती। अब सुनना भाई साहब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को एंट्री नहीं दी गई। महिलाओं को एंट्री नहीं दी गई और कहा गया कि महिला पत्रकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेंगी। ये हिंदुस्तान में हो रहा है। भारत में रिजर्वेशन किया जा रहा है, आधी आबादी को रिजर्वेशन कर रहे हैं। आज ये हुआ और अभी तक हमारे पास इस बात की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि भारत सरकार ने इस पर कोई प्रोटेस्ट रजिस्टर किया कि नहीं किया। इतना बड़ा भेदभाव, जबकि ये वही तालिबान है जो ये वही अफगानिस्तान में काबुल में जब ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां पर विदेशी महिला पत्रकारों को बुलाते हैं अपने कार्यक्रम में। आज जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन महिला पत्रकारों को जो लगातार एमईए कवर करती हैं या फिर इस खबर में इंटरेस्टेड थे जाने में, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से रोका गया। केवल पुरुष पत्रकारों को वहां पर बुलाया गया। ये आज की खबर है जब आप और हम सब लोग करवा चौथ का त्योहार मना रहे हैं। तो मुझे लगता है जब चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने पर अगर हम लोग शर्मिंदा हो रहे हैं तो इस खबर पर तो और ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत है। जब मेरा ये कहना है रविंद्र जी कि इससे हमें ये मान लेना चाहिए कि तालिबान और वर्तमान शासक एक सोच पर हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। ना तालिबान की सोच में और तालिबान में कोई अंतर है, ना भारत में शासन कर रहे भारतीय जनता पार्टी की सोच में कोई अंतर है। क्यों? अगर एस जयशंकर थोड़े भी, कहने को तो आईएफएस थे वो, थोड़ी भी अगर उनके अंदर शर्म होती तो वो छोड़ते और कहते कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने माना, मतलब यह कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं। तालिबान की सोच जो है वो मान ली गई। जो हम आज बात कर रहे हैं वही बात हो रही। राइट सर, जी जी, आप कंटिन्यू करिएगा रविंद्र। और हमारे पास कोई, बिल्कुल अरुण जी ने सही बात बोली, हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि उन्होंने, भारत सरकार ने इसका कोई प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया हो। ये सूचना अभी आई है और कुछ जो जर्नलिस्ट महिलाएं हैं जो कवर करती हैं, उन्होंने रोष प्रकट किया है ट्विटर पे, तो वहां से ये जानकारी हम लोगों को मिली। अब आए अगर हम लोग बात करें चीफ जस्टिस की, तो संजीव भाई, हम लोग जब, ये मलिक साहब भी आ गए हमारे भाई, हम लोग जब पार्लियामेंट में घुसते हैं, एडवोकेट मिश्रा साहब का भी स्वागत करूंगा। जी आप कंटिन्यू करिए। हम लोग पार्लियामेंट में जब घुसते हैं तो जो स्पीकर की चेयर है ना, स्पीकर हो ना हो, लेकिन सब सांसद और हम जैसे पत्रकार एक ऐसे करते हैं, उसके साथ हाथ जोड़ते हैं। जब हम कोर्ट रूम में घुसते हैं, कोर्ट रूम में, तो कोर्ट रूम में कोई वकील कितना ही बड़ा हो, और चाहे कोई अपराधी हो, वकील हो, अपराधी हो, पुलिस हो, कोई भी हो, जो उस कोर्ट रूम में, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, जब वो घुसता है तो वो कुर्सी को सलाम करता है, नमस्कार करता है। कुर्सी चाहे खाली हो, चाहे जब छुट्टी पे हो उस दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब कोर्ट रूम में घुसेंगे तो आप उसको सम्मान के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पद को जो व्यक्ति ग्रहण करेगा, जो इस व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा, वो बहुत सम्मान के लायक है। उस व्यक्ति का सम्मान हम लोग करते हैं। और आज जब चीज, और एक बात, दूसरी बात, देश में सैकड़ों मुकदमे होते हैं, आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, और सैकड़ों लोगों को हर बरस फांसी की सजा दी जाती है। एग्जीक्यूशन होता है, वो नहीं होता, वो बात अलग है, लेकिन उनको फांसी की सजा मिलती है। क्या हमने कभी आज तक सुना कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा जिस जज ने दी, उस जज पर कोई हमला हुआ हो? कभी नहीं सुना कि किसी व्यक्ति, वो सड़क पे घूमते हैं खुले,
वो लोग रिटायरमेंट के बाद जज घूमते हैं, कोई नहीं उनके ऊपर हमला करता, अपराधी भी नहीं करता, उनका परिवार भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबको इस बात का पता है कि इन्होंने जो फैसला लिया है वो अपने एक्सरसाइज ऑफ इस ड्यूटी में लिया है, अपनी नौकरी करते हुए जज साहब ने फैसला दिया है। जज साहब की कोई इसमें अपना व्यक्तिगत कोई उनका द्वेष नहीं है। और यही मुझे लगता है, एक अपराधी हो, चाहे एक पुलिस वाला हो या वकील हो या जज हो, यही हिंदुस्तान के कानून का इकबाल है। और इसी के लिए हिंदुस्तान की जो संविधान सभा जो 2 साल और 11 महीने बैठी थी, वो यही इकबाल प्रस्तुत करने के लिए लोगों के बीच में बैठी थी कि जब हिंदुस्तान में कानून बने तो वो उस आईन का इकबाल इतना मजबूत हो कि आम आदमी के जहन में ये बात घर कर जाए कि उसने अपराध कर दिया, लेकिन जो इस अपराध के एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार लोग या कानून के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव उनके मन में बना रहे। आज जब मुख्य न्यायाधीश की तरफ जूता फेंका जाता है, मैं तो सोचकर इस बात से हैरान हूं संजीव भाई, मैं हैरान हूं कि 80 बरस की आजादी के बाद हम लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों में जहां पर न्याय के लिए इतनी ज्यादा एक आतुरता है कि आज देश में करीब 3-4 करोड़ लोग न्याय के लिए अलग अलग प्रतिष्ठानों में लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो गरीब आदमी भी लड़ाई लड़ रहा है जिसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका इंतजाम भारत सरकार ने किया है कि आपके पास पैसा नहीं है तो भी न्याय मिलेगा, न्याय दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपके लिए वकील दूंगा। ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश की तरफ जूता उछालने की हिम्मत, इतनी बड़ी हिम्मत करना, इसका मतलब है कि आप ना तो हिंदुस्तान के संविधान में भरोसा करते हो, आप ना उस कानून को मानते हो जिसकी वजह से आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपना सिर झुकाते हैं न्यायपालिका की तरफ। और यही तो बात है, कोई भी धर्म, जब हम लोग किसी मुसलमान को कहते हैं कि भैया तुम वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते हो, तो कितनी दिक्कत होती है लोगों को कि भैया वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते हैं, उनका एक रीजन है, वो लोग अपना बताते हैं भाई, तो उसी रीजन का हम लोग सम्मान करते हैं कि इनका एक कारण है। तो क्या आज वो उसका कहने का रीजन ये है ना कि सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश का कानून है, इसलिए तो ये सवाल उठता है ना। तो आज सबसे बड़ा भी तो देश होना चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। जब एक व्यक्ति उस पद पर बैठा है, वो पद पर बैठ के व्यक्ति जो है ना, वो कोई व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है, वो एक संस्था है। जस्टिस उज्जवल भैया ने जो बात कही बिल्कुल सटीक बात है। अरे भैया, लावारिश लाशें हम लोगों को सड़क पे मिलती है, कितने मर्डर होते हैं जिनके कातिलों का पता नहीं लगता, उनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती क्या? यही तो जिम्मेदारी है सरकार की संजीव भाई, सरकारों की जिम्मेदारी है ही कुछ नहीं। आप बताइए, ये तो पूरा सिस्टम बना है, मुझे क्या जरूरत है महमूद पराचा की, मुझे वकीलों की जरूरत क्या है, मुझे क्या जरूरत है पुलिस की? अरे मुझे ये सारे बने हुए हैं मेरे अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, और काम क्या है इनका? अरे पुलिस की जिम्मेदारी है मेरे अधिकार को सुरक्षित रखें, कोई दबंग मेरी जमीन पर कब्जा ना कर ले, कोई दबंग मुझे सड़क पर पीट ना दे, उसी के लिए तो बने हैं। मेरे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूरा तामझाम बना हुआ है, और कुछ इसका कोई काम नहीं है। पहला मुख्य काम यही है कि मेरे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा दे। वो सुरक्षा देने के लिए पुलिस बनाई गई, उसके लिए कानून बनाए गए, वकील बने, जज बने, ये पूरा सिस्टम क्रिएट उसी के लिए तो हुआ है मुख्य। और सबसे ज्यादा वक्त किसके लिए बिताया गया? मौलिक अधिकार पर बहस के लिए हमारे संविधान में। मैं बिल्कुल मैं रविंद्र जी, मैं एक टिप्पणी दूंगा। आखिरी बात में कह दूं संजीव भाई कि ये जो बात है, ये अपराध जो होता है वो व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता, अपराध सोसाइटी के खिलाफ होता है, और इसीलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है, क्योंकि पब्लिक के खिलाफ अपराध है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। व्यक्ति तो अगर किसी को माफ कर देगा, और यही तो होता था। खाप पंचायतों का विरोध क्यों हुआ, और ये जो इस तरह की जो पंचायतें होती थी अलग अलग जगह पर, अलग अलग, उनका विरोध क्यों होता था कि भाई वहां पर एक अपराध हुआ और पंचायतों ने भाईचारे से उस मामले को निपटा दिया, और अपराध जो है अपराधी को सजा दे दी और मामला खत्म हो गया। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कानून से चलेगा देश, और कानून जो है ना वो सजा देगा, चाहे व्यक्ति देना चाहे ना देना चाहे, उससे मतलब नहीं है। अपराध अगर हुआ है जस्टिस के खिलाफ, जस्टिस गवई के खिलाफ, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उनको न्याय दिलाए, और जस्टिस गवई के पास इस बात का अधिकार ही नहीं है कि वो मना कर सकें। He has no right. यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं